वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 और जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो है हम ऐसे को डिस्कस करेंगे। हमें जो है द डेजर्ट पर जो है वो ऐसे दिया हुआ है, तो उसे जो है हमें डिस्कस करना है और हमें जो है चंद इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो उसके मुताबिक जो है हमें ऐसे को पढ़ना है और चीज़ों को बताना है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो होता है वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है। और स्टूडेंट आप अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें स्टूडेंट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखें स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि फर्स्ट इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग ऐसे टाइटल डेजर्ट, नोटिस हाउ द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आर राइटन, ऑल्सो नोटिस हाउ द टॉपिक सेंटेंस एंड द अदर डिटेल्स आर लिंक्ड इन ईच बॉडी पैराग्राफ। देखें स्टूडेंट, मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो अकेले काम करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो जो आपको ऐसे दिया हुआ है वो आपने पढ़ना है जैसे कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं। और टाइटल क्या है ऐसे का? वो है डेजर्ट यानी रेगिस्तान। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या नोटिस करना है? इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? इब्तिदाई, यानी जो पहला पैराग्राफ है आपने उसको देखना है, और उसके बाद कंक्लूडिंग का मतलब होता है आखिरी, और आखिरी पैराग्राफ को देखना है। यानी जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है सबसे पहला और आखिरी, उसे जो है आपने देखना है, और बाकी पैराग्राफ को भी आपने डिटेल से पढ़ना है। और आपने क्या करना है? आपने जो है टॉपिक सेंटेंस बताना है, यानी आपने बताना है कि ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है आपको, इसका टॉपिक क्या है। यानी आपको जो है वो ऐसे में पैराग्राफ में टॉपिक लिख के ऊपर नहीं दिया हुआ है, मतलब हर पैराग्राफ के ऊपर आपको टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो आपने जो है वो टॉपिक बताना है कि इस पैराग्राफ में जो है वो क्या टॉपिक होगा या क्या टॉपिक है जिस बारे में बात की जा रही है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत जो है मैं खुल के डिफाइन करूँगा ताकि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आए और रट्टा ना मानना पड़े। और उसके बाद स्टूडेंट आपने जो है और डिटेल भी देखनी है पैराग्राफ में, यानी आपने जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है पैराग्राफ को। तो स्टूडेंट आगे जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि नेक्स्ट डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, जब आपने इंडिविजुअली पढ़ लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद जो है आपको आगे और एस्पेक्ट दिए हुए हैं, यानी आपको और चीज़ें दी हुई हैं, आगे और सूरतें दी हुई हैं, जिसको जो है अपने दोस्त के साथ या जो आपके क्लासमेट है उसके साथ आपने डिस्कस करना होगा। तो चले पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला एस्पेक्ट आपको क्या दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज द थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ गिवन इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस। द थीसिस स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल द की आइडियाज दैट आर कवर्ड इन द ऐसे। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि फिर आपने जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है यानी जो पहला पैराग्राफ है वो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? देखें थीसिस स्टेटमेंट ये चीज़ होती है सेंट्रल आइडिया, यानी मरकज़ी ख्याल, यानी आपको पैराग्राफ में बुनियादी तौर पे क्या बात बताई जा रही है। अगर वो किसी गाड़ी के ऊपर है तो थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा? उसका मरकज़ी ख्याल गाड़ी है। अब आपको गाड़ी की खूबी बताई जा रही है, खामी बताई जा रही है, वो आपको देखना है। तो मरकज़ी ख्याल जो होता है यानी क्या बुनियादी बात जो है पैराग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो थीसिस स्टेटमेंट जो है उस चीज़ को कहते हैं। तो आपने ये बताना है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है यानी जो बुनियादी बात है वो पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में बताई गई है या पैराग्राफ के 2 सेंटेंस में बताई गई है, तो आपने जो है ये बात बतानी होगी। और थीसिस स्टेटमेंट जो है उसमें तमाम तरह के आइडियाज़ और जो बात बताई जा रही है वो इंक्लूड होगी। तो उम्मीद करता हूँ थीसिस स्टेटमेंट समझ गए होंगे और ये वाली इंस्ट्रक्शन भी समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट, फिर आगे जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच बॉडी पैराग्राफ, यानी कहा जा रहा है कि आपने जो है वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो अंडरलाइन करने हैं। पहले आपको कहा जा रहा था सिर्फ पहले वाले का करना है और आखिरी वाले का। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जितने भी पैराग्राफ दिए हुए हैं सबका जो है आपने टॉपिक सेंटेंस जो है वो अंडरलाइन करना है, यानी किस बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। अब आगे देख लेते हैं। डिस्कस हाउ ईच टॉपिक एरिया इज एक्सप्लेन विथ फैक्ट, एग्जाम्पल, आइडियाज़, ओपिनियंस, ETC। देखें फिर ये भी आपने डिस्कस करना है कि आपको जो है पैराग्राफ में क्या आइडिया बताया जा रहा है,
कौन से एरिया के बारे में बताया जा रहा है और क्या इसकी एग्जाम्पल दी गई है, यानी एरिया को किस चीज़ से एग्जाम्पल दी गई है और क्या आइडिया और क्या राय दी जा रही है। यानी आपको पैराग्राफ में मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही होंगी, जगह के बारे में भी बताया जा रहा होगा, तो आपने जो है वो डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ कि भाई ये चीज़ जो यहाँ पर है वो क्यों है, तो आपने इस तरह से डिस्कस करना होगा। चलें स्टूडेंट, अब देख लेते हैं आखिरी में क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सी हाउ द क्लोजिंग पैराग्राफ इज राइट एंड अंडरलाइन द सिग्नलिंग क्लोजिंग वर्ड और फ्रेज यूज। ऑल्सो डिस्कस हाउ द पैराग्राफ briefly brings together the central idea, all the supporting ideas, underlying the concluding statement, does it given an idea, suggestion, recommendation etc। देखें स्टूडेंट, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको जो है वो आखिरी पैराग्राफ देखना है और आपको ये बताना है कि पैराग्राफ को किस तरह से ख़त्म किया गया है। यानी आपको क्लोजिंग जो वर्ड होगा और फ्रेज होगा, यानी जो इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे को इस्तेमाल करने के लिए, उसको आपने जो है वो अंडरलाइन करना होगा कि इस बात से जो है समझ में आ रहा है कि ये ऐसे जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, जो कि आपको मैं समझा दूंगा। और उसके बाद आपने एक चीज़ और अंडरलाइन करनी है कि क्या इसमें जो है आपको आइडिया दिया जा रहा है, क्या सजेशन दी जा रही है और क्या बात आपको समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें भी जो है आपने अंडरलाइन करनी है और पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया और ये भी बताना है कि कैसे लिंक कर रहा है। देखें बहुत से काम जो है वो आपने जो है सिर्फ ज़ुबानी कलामी करने हैं, लेकिन जो चीज़ें अंडरलाइन है वो आपने जो है इस पर करनी होगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इस पर अंडरलाइन ब्लू से किया हुआ है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। काफ़ी ब्रीफ करके समझाया ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। अब जो है मैं एक एक करके पैराग्राफ पढ़ता जाऊँगा और जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो बताता जाऊँगा और पैराग्राफ भी समझाता जाऊँगा स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट लुक लाइक विदाउट हैविंग सीन वन। अ डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन ऑफ सैंड्स एंड स्टोन्स हैविंग सम माउंटेन्स एंड hills of various size and heights. They are usually without roads or shelter. Sometimes desert have springs of water which create green grassy spots with a few trees. वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये मुश्किल है कि डेजर्ट किस तरह का दिखता है बगैर उसे देखे। यानी अगर आप इमेजिन भी करेंगे डेजर्ट को तो बिल्कुल वैसा इमेजिन नहीं कर सकते जैसे कि डेजर्ट दिखता है। तो ये चीज़ मुश्किल है इमेजिन करना कि डेजर्ट वाकई ही कैसा दिखता है बगैर देखे। और स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि डेजर्ट में जो है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, यानी एक बहुत बड़ा मैदानी एरिया होता है जिसमें पत्थर होते हैं, माउंटेन होते हैं और घाटियाँ होती हैं और बहुत सी जो है मुख्तलिफ चीज़ें उधर होती हैं। देखें स्टूडेंट, डेजर्ट में जो है ना कोई रोड होता है ना कोई शेल्टर, क्योंकि डेजर्ट में जो है आना जाना लोगों का इतना होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ रोड बनाना नहीं पड़ता, ना ही वहाँ शेल्टर बनाना पड़ता है। और स्टूडेंट, डेजर्ट में जो है कहीं कहीं पर चश्मे होते हैं। स्प्रिंग्स का जो मतलब है वो है चश्मा, यानी जो है कहीं कहीं पर पानी निकला हुआ होता है बीच में, जैसा कि आपने देखा है, जिसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस चश्मे की वजह से और पानी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो घास उग जाती है और पेड़ पौधे जो है वो कुछ उग जाते हैं। और एक और बात आपको इसमें बताई जा रही है कि दुनिया का जो एक बड़ा तरीन डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में वाक़ है। तो ये डेजर्ट जो है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा डेजर्ट है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अब इसमें जो है आपने टॉपिक सेंटेंस बताना था। तो स्टूडेंट, टॉपिक सेंटेंस जो है वो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि बगैर डेजर्ट को देखे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि डेजर्ट कैसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप पहला पैराग्राफ समझ गए होंगे। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो अगला पैराग्राफ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार apart in desert. Where such springs are there, an oasis is formed. An oasis is an area in the desert where there is water and where plants grow. It is a place where tired travelers and their animals quench their thirst and find a shady place to rest. Were it not for these small springs and shady place, no human being could cross the vast stretch of burning sand to be thirsty in a desert. Without water, exposed to the burning sun, without shelter, is one of the greatest suffering that a human being can be exposed to. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पर आपको रेगिस्तान में जो चश्मे होते हैं उस बारे में बताया जाएगा। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि रेगिस्तान में जो पानी के चश्मे होते हैं, यानी जो पानी होता है वो बहुत बहुत दूर दूर होता है और वहाँ पर जो है चश्मे जो है उन चश्मों को क्या कहा जाता है, उन चश्मों को नखलिस्तान कहा जाता
जाता है। यानी जो रेगिस्तान के बीच में जो छोटी मोटी जगह होती है जहाँ पर पानी होता है और खजूर के दरख्त होते हैं, तो उन्हें जो है वो नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान में जो है थोड़े बहुत जो है पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं और जो है वो पानी होता है। देखिए स्टूडेंट, जब जो है लोग ट्रैवल करते हैं तो रेगिस्तान में अगर नखलिस्तान ना हो यानी पानी की जगह ना हो तो लोग वैसे भी वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो लोग जब वहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जैसे ही कोई पानी की जगह आती है रेगिस्तान में तो वहाँ पर जो है वो रुक जाते हैं और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते हैं और ख़ुद भी जो है वो सायादार जगहों में बैठ जाते हैं। देखें स्टूडेंट, अगर ये नखलिस्तान ना हो तो कोई भी जो है इतनी आसानी से जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा रेगिस्तान को, और उसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो जो है उसके ऊपर 12 घंटे 13 घंटे जो है डायरेक्ट जो है वो सूरज की गर्मी पड़ती रहेगी, तो इंसान जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग जो है 12-13 घंटे जो धूप के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी मौत भी हो सकती है और हम बहुत बुरी तरह से बीमार भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो है यही बात बताई जा रही थी। और ये वाला जो टॉपिक है, इसका टॉपिक सेंटेंस है वो ये है ऊपर वाला, स्प्रिंग ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला पैराग्राफ है वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। दिस डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन बट इज स्लाइटली अबव द सी लेवल। इट इज़ कवर्ड विद सैंड एंड gravel with a mixture of sea shells and looks like the basin of an evaporated sea. Amid the desert there are springs of water and oases. There are 22 of these that contain fountains and that plains. 20 of them are inhabited. They serve as supporting places for the caravans. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया का जो एक बड़ा तरीन डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, और यही जो है इसका टॉपिक सेंटेंस है। इसी के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। देखें स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ही ऊपर है सी लेवल से, यानी सी लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं है। और यहाँ पर जो है इस रेगिस्तान में जो है वो बहुत सारी रेत है, और ये जो है वो एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेसन में से सारा पानी निकाल लिया हो। यानी जैसे हमारे पास एक समंदर है और समंदर में से हमने सारा का सारा पानी निकाल लिया और सिर्फ क्या बच गई, मट्टी बच गई। तो ये जो है वो ऐसा लगता है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है 22 जो है वो नखलिस्तान है, यानी 22 जो है इसके अंदर पानी वाली जगह है जहाँ पर पानी मौजूद है, स्पॉट है। लेकिन 22 में से सिर्फ 20 जो है वो अभी भी कायम है, यानी 2 जो है वो शायद ख़त्म हो गए। और ये जगहें जो हैं वो काफ़िलों को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यानी जब काफ़िले गुजरते हैं इस सहरा से तो लोग वहाँ पर रुकते हैं और पानी पीते हैं और जो है अपने दूसरे आराम वराम करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपना आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये है कि टू कंक्लूड अ डेजर्ट हैज़ वास्ट एरियाज ऑफ जस्ट सैंड with no trees or forest. The only places where a few trees and some grass can be found are the oases where the tired and thirsty travelers can rest. Traveling in the desert used to be and sometimes still is very risky, and lack of water can lead to suffering and death. However, modern technology including satellite phones and advanced modes of transport have greatly reduced the risks and sufferings. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि डेजर्ट जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। वहाँ पर सैंड ही सैंड होती है, यानी रेत ही रेत होती है, और ना ही कोई ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और ना ही कोई जंगल होता है। और जो थोड़ा बहुत पानी यानी जो थोड़ा बहुत पेड़ होता है वो कहाँ पर होता है, ओएसिस यानी नखलिस्तान में। यानी जो रेगिस्तान के अंदर जो जहाँ पर चश्मे होते हैं वहाँ पर जो है पानी होता है। ज़्यादातर जो टाइड पीपल यानी जो थके हुए लोग होते हैं और जो ट्रैवल करने वाले होते हैं, जो रेगिस्तान में ट्रैवल करते हैं, वो इसे इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आराम करते हैं और पानी वानी पीते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि अगर रेगिस्तान में पानी ना मिले या फिर ये जो हमारे पास ओएसिस है ये ना हो, नखलिस्तान ना हो, तो इंसान की जो है वो मौत भी हो सकती है, क्योंकि पानी के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउएवर मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे कि सेटेलाइट स्मार्टफोन आ गए हैं और ट्रांसपोर्ट जो आ गई है, उसने जो है ये ख़तरा कम कर दिया है। यानी जब पहले लोग जो है ट्रैवल करते थे रेगिस्तान में तो उनकी जो है वो मौत भी हो जाया करती थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात की गई थी कि जो चीज़ जो है
ऐसे को क्लोज कर रही हो उसे भी जो है आपने अंडरलाइन करना है। तो ये फ्रेज है जो कि हमारे को ऐसे को क्लोज कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि अब ऐसे को ख़त्म किया जा रहा है, टू कंक्लूड। और ये जो है वो वर्ड है जैसा कि आपको कहा गया था कि आपने इसे अंडरलाइन करना है। और स्टूडेंट साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया था कि आपने वो चीज़ें भी अंडरलाइन करनी है जो कि आइडिया दे रही हो, सजेशन दे रही हो और रिकमेंडेशन हो। तो ये जो है यहाँ पर हमें आइडिया भी दिया जा रहा है कि भाई अब जो है वो कम मौत होती है क्योंकि हमारे पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। और तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। काफ़ी मुश्किल था ये, तो इसलिए मैंने आप लोगों को करवा दिया है ताकि आप लोग जो है ईजिली कर लें और अपने पेपर को भी ईजिली सॉल्व करें और ऐसे लिखना भी आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।